हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे क्लास 10th के फॉर्मूलाज को। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक को डिस्कस किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो जब भी रिवीजन करने बैठते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और कुछ चैप्टर के बाद एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वही चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हमने पार्ट 1 में फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक को डिस्कस किया है, सेकेंड पार्ट में सेकेंड हाफ ऑफ द बुक को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अब रियल नंबर्स होते क्या है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होती है। अगर हमारी ये अगर हमारी नंबर लाइन है, आप इसको 0 ले लीजिए, तो इसके राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि आप अपने मन में कोई भी नंबर इमेजिन कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा, तो वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से नंबर्स आएंगे? एक तो हो गए हमारे रैशनल नंबर, एक हो गए हमारे इरेशनल नंबर। ये दोनों नाम मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इससे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और कौन से हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर कौन से नंबर? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर, वो सारे के सारे नंबर्स। इसके अलावा डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स सारे भी जितने भी हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, 0.3, 1.25, ये सारे के सारे नंबर्स, ये भी हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे कि 3/2, 7/5, ये सारे नंबर्स भी हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा रूट, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, √3, √2, √4, √5, इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि ये तो हमारा 2 बन जाएगा। और इसके अलावा और कौन से नंबर्स हो सकते हैं? जैसे कि एक और क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का बनता है हमारा, पाई। पाई क्या होता है? रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है? ये भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पाई हमारा क्या होता है? पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसको हमें ऐसे नहीं लिखना होता कि पाई इक्वल टू, सर इसको तो हम 22/7 लिख सकते हैं, यानी कि ये p/q के रूप में चला गया, यानी कि इरेशनल नंबर है। नहीं, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये सारे के सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रियल नंबर्स को, राइट। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऑलराइट, तो रियल नंबर के बारे में हमें ये सारी चीजें पता चल गई। अब रियल नंबर से रिलेटेड चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे जो आपकी बुक में है। ये तो सारा 9th क्लास का था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहली हेडिंग हमारी बुक की। एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी, इस थ्योरम के अंदर ये थ्योरम बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, और इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, यानी कि 4 के फैक्टर हो गए हमारे 2 × 2। अब ये बन गया हमारा कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। और जो ये 2 है, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनके अगर आप फैक्टर निकालने जाओगे या आप बोलोगे कि ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे 4 के फैक्टर करें तो 2 × 2, कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के रूप में लिख दिया। कंपोजिट नंबर के फैक्टर किए 11 × 23 प्राइम नंबर्स। ऐसे ही 6 के फैक्टर किए 2 × 3, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स के पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 20 के फैक्टर किए तो 2 × 2 × 5। अब कई बार उसको कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये दो बार 2 था तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ये 2 और 5 हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। सेकेंड है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर गिवन इंटीजर्स a, b। मीनिंग हमारे पास इस तरीके से दो नंबर दिए रहते हैं, जैसे 5, 2, तो और एग्जाम में हमसे
इन दो नंबर्स के अलावा या तो वो एचसीएफ दे देगा या तो वो एलसीएम दे देगा। ठीक है, जैसे एचसीएफ दिया है तो वो पूछेगा कि बताइए इसका एलसीएम क्या है। तो वो हम कहाँ से बताते हैं, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बताते हैं कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी मीन्स टू नंबर्स या टू इंटीजर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। समझ गए कि यहाँ पे अगर हमारा कुछ एचसीएफ निकल के आया और यहाँ पे हमारा कुछ एलसीएम निकल के आया, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो अगर 10 आ रहा है तो ये जो नंबर्स होंगे इनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना आएगा, 10 आएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा। ऐसा होता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, जैसे उसने अगर आपको एचसीएफ दिया है 2, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैंने 2 रख दिया एचसीएफ की जगह पे, इनटू एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पूछा है और आपको दो नंबर दे देगा यहाँ पे, ठीक है, 5 इंटू 2, इनका मल्टीप्लीकेशन किया एलसीएम और इस 2 को इक्वल टू के इस साइड भेज दिया तो ये 10/2 इस तरीके से, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 5। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, लेट बी बी द अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हर बार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होता है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, बताइए, प्रूफ कीजिए √3 एक इरेशनल नंबर है या 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमसे इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, वहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी चीज यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे यूज होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें अज्यूम करना होता है। क्या अज्यूम करना होता है कि लेट 5 माइनस √3 इज, या बी बोलिए, बी अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नीचे को हम प्रूव करते हैं कि देखिए ये तो पी बाई क्यू के रूप में हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं, इरेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर तो नहीं है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से, और ये हर बार का क्वेश्चन बनता ही बनता है। खैर, ये वीडियो हमारा फॉर्मूला स्पेसिफिक है, तो हम सारे के सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हमारे एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो कंसिस्ट करता है अपनी में एक वेरिएबल को, ओके, पॉलिनोमियल अपने आप में वेरिएबल को कैरी करेगा, इसके साथ क्या कैरी करेगा, कांस्टेंट को कैरी करेगा। और डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, यानी कि कांस्टेंट भी हैं, यानी कांस्टेंट मीनिंग जैसे कि क्या हो गया, जैसे 5 -3 इस तरीके से कांस्टेंट भी हैं, और वेरिएबल्स यानी कि x है या y है ये। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने टाइप्स भी लिखे हैं, तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग, डिग्री एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो टाइप क्या क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax प्लस बी, जहाँ पे देखो जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है ना, x की जो पावर है वो कितनी है, 1, इसको नहीं देखना है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। एक्सपोनेंट की पावर देखनी है, x की पावर यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इस यहाँ पर हमने जो हमारे पास वेरिएबल है x, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल अगेन x है, तो हाईएस्ट पावर चेक करी 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो यानी कि डिग्री इक्वल टू 1, सेम डिग्री इक्वल टू 2, यहाँ पे x की पावर है 3, तो डिग्री इक्वल टू 3। अब देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स भी होता है, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ओके। और यहाँ पर मैंने इसमें एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि क्या,
देखो 2x माइनस 3 ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ax प्लस बी हो गई, तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, a की जगह पे 2, x की जगह पे x, माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है यानी ये प्लस, और b की जगह पे -3। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये 2x माइनस 3 बन गया ना, तो ये लीनियर बन गया, और x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसको देख के घबराना नहीं है कि स्क्वायर रूट लग गया यहाँ पे तो ये क्या होगा, तो ये इससे हमें मतलब नहीं है, हमें x की पावर देखनी है, x की पावर 1 है, इसका ये इसके जो कोफिशिएंट है ये कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगेन ये हमने यहाँ पे वेरिएबल y दे रखा है, और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हम इसकी फॉर्म में लिखना चाहें बट वेरिएबल y है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.y² प्लस बी एक्स तो दिख नहीं रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 × y, और प्लस सी की जगह पे -2, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया, और y की पावर 2 है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, x की पावर 3। ठीक है, इसको भी सेम हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में हमसे कभी ये पूछ दे, 1 मार्क के क्वेश्चन में हमसे ये पूछ दे कि बताओ यहाँ पे पूछ दे कि -5, बताओ कि -5 हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी कि ये तो बन गया क्या, इसकी पावर डिग्री जो इसकी है, जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये कोई पॉलिनोमियल बना नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। खैर वो देख के भी पता चल रहा था, बट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे सीबीएसई के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन देता है, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो इस तरीके से, या अगर आपको इस तरीके से दे दे 1/2x-9, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगेन इससे घबराना नहीं है, हमें केवल x की पावर चेक करनी है, तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमसे पूछा कि जियोमेट्रिक मीनिंग बताओ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bxc बिकम्स 0। सिंपल सी मीनिंग है इसकी, जो ये px दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, px की जगह पे ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने p की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, तो अब ये ax² प्लस bx प्लस c, इसमें रखने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, यानी ये इक्वेशन 0 बन जानी चाहिए। ऐसी जो वैल्यूज होंगी x की, उसे हम बोलते हैं क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा एक चीज और, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो अलग अलग चैप्टर की है, मीनिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये जस्ट फॉर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, आपको स्कूल में क्लास में ये चीज़ बताई गई है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कमेंट सेक्शन में उसको बताना कि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अब ग्राफ, देखो इसका मीनिंग क्या है ना, जियोमेट्रिक मीनिंग का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो x कोऑर्डिनेट को या y कोऑर्डिनेट को अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल कितनी बार टच करता है या कट करता है, उसे बोलते हैं हम क्या, नंबर ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। जैसे कि ये y एक्सिस है यहाँ पे और ये x एक्सिस है, अगर हमारी इक्वेशन x वेरिएबल के फॉर्म में है और हमसे पूछे कि बताओ कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो उसके जीरोस कितने होंगे, हम काउंट करेंगे कि x एक्सिस को देखा हमने, एक कट यहाँ पे हो रहा है, एक कट यहाँ पे हो रहा है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 2। सेम ये y है, ये x है, और हमसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना y के टर्म्स में पूछा है, तो अब आप x का नहीं बताएंगे कि इसके जीरोस हो गए 1, नहीं ऐसा नहीं बताएंगे, अब आप बोलेंगे कि आप क्या y के टर्म्स में देखेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2। आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए क्योंकि x एक्सिस को एक टाइम कट करा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपसे कौन सी एक्सिस के लिए पूछा है, कौन से टर्म में पूछा है, px के टर्म में पूछा है या py के टर्म में पूछा है। ओके, अब जो हमारे जीरोस होते हैं उसे हम दिखाते हैं किससे, अल्फा और बीटा से हम अपने जीरोस को दिखाते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या है? ये कोफिशिएंट है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ये जो माइनस बी है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और जो ये ए है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि जो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा 5 6 कुछ भी, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 3 5 कुछ भी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएंगे हमारे। और इसमें एक होता है पॉलिनोमियल मेकिंग इक्वेशन, मतलब हमारे पास क्या है, अगर ये सब वैल्यूज है ना, जैसे अल्फा और बीटा दिए गए, हमसे बोले कि इक्वेशन बना के दो, तो हम ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे पुट कर देंगे, बस ये हमारे यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही वाली इक्वेशन हमारी बनेगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। थर्ड चैप्टर में आ गए, वो है हमारा क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल्स है, और लीनियर का क्या मतलब है? इसके आगे लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपल टर्म्स में डील करेंगे, ऐसी कोई जिसकी पावर, वेरिएबल्स की पावर कुछ है, 2 है 3 है, ऐसे नहीं, केवल सिंपल जिसमें लाइन लीनियर यानी पावर 1 वाले ट्रीट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले जनरल फॉर्म देखी हमने, वो क्या होती है? वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। पेयर बोला है यानी कि हमें दो लाइन्स लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या बोला? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, वन इक्वेशन हो गई। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हो गई, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये दो पेयर बन गए हमारे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखो किस तरह के इक्वेशन आते हैं, हम कोफिशिएंट चेक करेंगे। ए वन अपॉन ए टू, अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, इसके कोफिशिएंट चेक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, बेसिकली हमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के सॉल्यूशन को कहते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पूछते हैं, बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? बेसिकली वो कह रहा है कि जो आपका आंसर निकलेगा, जो पॉइंट निकलेगा, क्या वो रिलीवेंट है या नहीं है। अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो हाँ वो पॉइंट हमारे लिए रिलीवेंट है, कंसिस्टेंट है, कहने का मीनिंग ये है। और अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो हमारे लिए रिलीवेंट है नहीं। आंसर नहीं मिलेगा तो वो रिलीवेंट कैसे होगा? तो बस ये एक वर्ड है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो कई बार ऐसे भी पूछ देता है, दो इक्वेशन दे देगा हमें इस तरीके से लीनियर, दो इक्वेशन दे देगा और हमसे पूछेगा कि बताओ क्या ये लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उस कंडीशन में हमें इन तीनों कंडीशन को फाइंड आउट करना होता है। अब आ जाते हैं ये पहले वाले को, जब हम डिस्कस कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जब हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ये दो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कहीं पर कट करेंगी, ऐसे कट कर रही है इंटरसेक्टिंग, तो इस तरीके से हमें वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड में है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब ये दोनों तो, इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो तो इक्वल है, बट कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो लाइन होंगी वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, यानी जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें जो लाइन बनेंगी वो हमारी इस तरीके से बनेंगी, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अब इसमें सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन अपनी लाइन में चल रही है, अपनी लाइन में चल रही है, मिल ही नहीं रहा, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ऐसी थर्ड में आ गई हमारा, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो लाइंस होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसे के होंगे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं ना। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है? कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, चलो, ठीक है, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइंस हो गई हमारी क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सॉल्यूशन हो गए इनफाइनाइट, ऑब्वियसली हर पॉइंट सॉल्यूशन है इसमें, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और ये क्या हो गया हमारा? टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक में वो हमसे बोलता है ना कि हमें एल्जेब्रिक मेथड बताओ अगर हमारे पास हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने की हमारी कौन कौन सी मेथड होती है, हमसे वो ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने की हमारी कौन कौन सी मेथड होती है, एक तो होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी होती है हमारी क्या, एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई लीनियर पेयर हमें दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 8 और x माइनस 5 इक्वल टू, या चलो ऐसे ले लो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, थोड़ा जल्दी निकलेगा ना सॉल्यूशन क्योंकि अभी हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें दे रखा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये होगी हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जो ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, जो ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने पुट किया तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ से बन गया 5 माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 3y इक्वल टू 8। ये राइट हैंड साइड पे गया तो यहाँ के -5 है ना, माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 5, 3, 3 से 3 गॉन, यानी कि डायरेक्ट लो, चलो y इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। अब जैसे ही हमारे पास y इक्वल टू 1 आ गया तो हम बोलेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे कितना, -1, तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गए ना, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेंगे और दूसरी को दूसरी साइड पे, फिर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में और वहां से हम इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड है हमारी कौन सी, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, हम क्या करेंगे, एक टर्म को हम वहां पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब इसमें भी अभी हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या, 2x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये हमारे पास है। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो जो ये इक्वेशन 1 है, सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मल्टीप्लाई बाई -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, 3 से। तो अब ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएंगी, ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2 से मल्टीप्लाई होके -6x -4y इक्वल टू -18। और ऐसी नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 18y इक्वल टू 18 बन गई। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, जैसे ही ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये भी कैंसिल आउट हो गए, यानी इधर बच गया हमारा कितना, 0। और यहाँ पे जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना बच गया, 14 वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 आ गया तो अगेन इस y इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी है ना, इनमें से किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट कर लो। तो जैसे हमने पहली वाली इक्वेशन ले ली, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, यहाँ पर हमने पुट कर लिया गया y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 9, तो ये वाला टर्म हो गया हमारा कितना, 0, और 3x इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 3। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन अगेन मिल गई, राइट। एलिमिनेशन मेथड क्यों बोला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो एक साइड एक x या y को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं।
ये होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड। फिर उसके बाद आएगी हमारी क्या, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ना, अब इसको हम डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे ग्राफिकल मेथड को, मैं आपको बस बता देता हूँ। जैसे हमने जो भी अभी इक्वेशन ली थी, चलो एक एग्जांपल के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी 3-4 दिन पहले जो हमने बोर्ड का पेपर सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने ये ग्राफ वाले क्वेश्चन को, वहाँ पे ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, तो हमने वहाँ पर उसको डिटेल में सॉल्व किया। उस क्वेश्चन को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, इसके इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, जैसे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले इस वाली इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के लिए एक ग्राफ यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना के प्लॉट करते हैं, ग्राफ के लिए पॉइंट निकालते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x और y लिख के सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो पुट करी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी, 4। ऐसे ही इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4, y की वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जीरो रखी यहाँ पे, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 6 निकल के आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ से हमने तुम्हारे 2 पॉइंट निकल गए, 0,4 और 6,0। सेम टू सेम हम यहाँ पे करते हैं, एक बार x की वैल्यू को जीरो रखते हैं, और एक बार यहाँ पे जीरो, x की वैल्यू को जीरो रखा, तो यहाँ पे y इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ पे y इक्वल टू जीरो रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल के आ गई। तो यहाँ से हमें फिर से 2 पॉइंट मिल गए, 0,-1, और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 1,0। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। जैसे पहले इस वाली इक्वेशन के लिए हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो वो पॉइंट हमारे, जैसे वो पॉइंट हमारे इस तरीके से बन गए, और जैसे एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, एक पॉइंट यहाँ बन गया, कौन सी वाली लाइन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए या इक्वेशन 1 के लिए। ऐसे ही दूसरी वाली के लिए हम ड्रॉ करेंगे, तो ये दूसरी वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई। अब ये देखो कहाँ पे इनके पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे बन गए जैसे, तो अब ये कहाँ पे कट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रखे हैं, तो इस पॉइंट को हम देख लेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी पॉइंट निकल के आते हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफिकल मेथड हमारी होती है। अब एग्जाम में एग्जामिनर आपके फुल मार्क्स ना आए, तो उसके लिए वो क्या करता है ना, ये चीज़ हम सबको बता रहे थे कि हम 1 बाई 1, एक बार x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, एक बार y की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसी इक्वेशन देता है यहाँ पे, जिसमें जब आप जीरो पुट करोगे ना, तो ये आंसर आपके ठीक ठीक निकल के नहीं आते हैं, ये कुछ वियर्ड से आंसर निकल के आएंगे ऐसे। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको केवल x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे हिट एंड ट्रायल से पहले जीरो रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, जो भी अच्छे अच्छे y के जो भी अच्छी अच्छी वैल्यू मिले उनको यहाँ पे ले लेना। वो किया है बोर्ड वाले एग्जाम पेपर जो सॉल्व किया है, उस वाली वीडियो को देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने दिया था 5 मार्क्स में, और उसको सॉल्व किया अच्छे से, तो वहाँ पे चेक करना। अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे जीरो है, पॉलिनोमियल में यहाँ पे जीरो नहीं होता, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए जीरो नहीं होना चाहिए ना, वरना ए जीरो हो गया तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह गया। फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स निकालने का फॉर्मूला, जहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, कभी कभी वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी पूछता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इस टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, उसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। जैसे स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे जो रूट्स निकल के आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट और रियल रूट निकल के आएंगे। इक्वल टू जीरो के केस में जो रूट्स होंगे वो इक्वल निकल के आएंगे। स्मॉलर देन के केस में जो रूट्स होंगे वो हमारे नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी एक कंडीशन दे दी और सीधा आपसे पूछेगा कि बताओ इसके रूट्स का नेचर बताओ, या रूट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछेगा, तो ये मस्ट रिमेंबर। फिर उसके बाद है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन मीनिंग क्या है ना,
कि इस जब ये वाले जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ना हमारे पास जो ax² + bx + c वाली इक्वेशंस बन के आती हैं, उन इक्वेशंस में हमें मिडिल वाले हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। वो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब वो क्या होती है, इसको सेंटर में लेके चलते हैं। यहाँ पे अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ, जैसे कि x² - 6x + 8। तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, जो हमारा ये फर्स्ट टर्म है और जो हमारा ये लास्ट टर्म है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 8x², पॉजिटिव का 8। अब मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म कितना है -6x। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये कहती है कि इस मिडिल वाले टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो इतना बने और मल्टीप्लिकेशन करके इतना बने। समझ गए? और उसके फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे ये -8 है ना मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं अलग से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के जो फैक्टर्स बन गए हमारे, क्या बने, है ना, 2 × 2। तो इसके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी देखो हमें साफ साफ कॉम्बिनेशन बना पता चल रहा है। बीच वाले टर्म को हम कैसे तोड़ेंगे, -4x - 2x + 8। 6x को हमने ऐसे तोड़ लिया, और ये कॉम्बिनेशन कैसे पता चले हमें, यहाँ से पता चले। तो ये देखो -4 - 2 ये बन गया -6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कितना, 8x²। तो इसे बोलते हैं हम क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। फिर उसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने x को कॉमन लिया तो बच गया हमारा x - 4। यहाँ से हमने -2 को कॉमन लिया तो बच गया कितना, x - 4। ये आंसर हमारा निकल के आ गया x - 2, और यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया x - 4, यानी x = 2 और x = 4। यहाँ से हमारे दो रूट्स निकल के आ गए। याद रखना ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारे जीरोस नहीं हैं। और वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपके स्कूल में या आपने कहीं पर पढ़ा है कि रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में उसको बना के दे दूंगा। तो ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फिर आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सारे क्वेश्चन में एपी से डिनोट करते हैं। वो होती क्या है एपी, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन ये जो नंबर चल रहे हैं इनमें कितने का डिफरेंस है, बीच में इक्वल डिफरेंस है, यानी कि 1 1 का डिफरेंस है। अब आप 2 की टेबल ले लो, 2 4 6 8 सो ऑन। डिफरेंस कितने का चल रहा है, आप 2 का, है ना। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो इस तरीके के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, a + d a + 2d। ये क्यों जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बनते हैं। जैसे अगर हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए गए हैं तो हम यहाँ से उसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, ये क्या है हमारा a फर्स्ट टर्म, d को बोलते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d = a2 - a1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, इसको बोलते हैं कि हम कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, फाइंड द nth टर्म। कई सारे क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड होते हैं जिसमें वो nth टर्म पूछता है और बाकी टर्म्स ये रहता है, तो हमें इक्वेशन बेस्ड बताने होते हैं। जैसे nth टर्म हमारा किस तरीके से निकल के आता है ना, nth टर्म = nth टर्म पूछा है तो n के टर्म में निकल के आएगा 2n - 2 इस तरीके से। नहीं तो अगर उसने इसे फोर्थ टर्म पूछा है, फिफ्थ टर्म पूछा है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, an = a + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस ये nth टर्म। अगर फोर्थ टर्म पूछा है दैट मीन्स n = 4 है। फिफ्थ टर्म पूछा है तो यानी कि n = 5 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पुट कर देंगे, तो हमें nth टर्म निकल के आ जाएगा, यानी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या 100th टर्म, वो यहाँ से हमारे निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें होता है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। और लास्ट टर्म अगर गिवन है
तो उस केस में क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे एल क्या है हमारा लास्ट टर्म, ठीक। और एपी भी दो टाइप की होती है, जैसे ये लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, जैसे एक होती है हमारी कौन सी एपी, फाइनाइट एपी, और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मीन्स जो एपी हमारी चलती रहती है उसे बोलते हैं हम क्या, इनफाइनाइट एपी। अब यहाँ पे ये फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर कोई टर्म चल रहा है, हमें इस तरीके से दिया होगा 2 4 6 8, इसका लास्ट टर्म हमें गिवन होगा कि यहाँ इसका लास्ट टर्म हमारा 256 है, तो ये हो गई हमारी फाइनाइट एपी जो एंड हो गई। और इनफाइनाइट एपी 2 4 6 इस तरीके से बस ये चलता रहेगा, हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, तो इनफाइनाइट एपी हो गई। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर सबसे पहले ये 9th क्लास का अगेन, जब साइज और शेप हमारा सेम होता है दो डायग्राम्स के लिए, दो फिगर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर, या उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, हम ऐसा बोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डील करना है क्या, सिमिलरिटी के साथ। सिमिलरिटी दिखाने का क्या साइन होता है, ये हमारा सिमिलरिटी का साइन होता है। अब सिमिलरिटी हम कैसे, सिमिलरिटी के अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उसके लिए हमारे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, एक है हमारा एंगल एंगल, एक है हमारा ए, एक है हमारा एस, एक है हमारा ट्रिपल एस। इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट को डिस्कस करें एंगल एंगल, जैसे ये दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, अगर इनके एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो ये क्या हो गया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब एक चीज यहाँ पे क्या मिस ये हुई कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों नहीं बोला आपने, वो इसलिए नहीं बोला, वो डिपेंड करता है कि हमारा नोमेनक्लेचर किस तरीके से है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो हम सेम सेम देखेंगे, जैसे एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर, इस तरीके से चेक करेंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि एंगल बी को हम एंगल आर के साथ कंपेयर करके, इस तरीके से नहीं देखेंगे, ठीक है। वो नोमेनक्लेचर के ऊपर ऊपर डिपेंड करेगा। सेम अगर हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया है तो उस केस में क्या होगा, वही नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एंगल ए एंगल पी और ये एंगल इन दोनों के इक्वल होंगे, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल की कैटेगरी में आ जाएंगे। थर्ड है एस वाला क्राइटेरिया, इसमें क्या है, अब वही ट्रायंगल ए बी सी को प्रूव करना है हमें ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रेशियो चेक करेंगे। अगर हम साइड लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम साइड का रेशियो चेक करेंगे, यानी हम ए बी साइड को पी क्यू साइड से कंपेयर करेंगे। इस वाली साइड को देखा हमने और इस वाली साइड को देखा, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू, इस एंगल को देखा तो इस एंगल को, फिर उसके बाद इन दोनों, ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, यानी बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू साइड हो गई, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंगल हो गया, और ए सी अपॉन पी आर अगेन साइड हो गई। तो ये साइड का रेशियो, एंगल इक्वल साइड का रेशियो, ऐसा होना चाहिए, तब ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने एंगल ए इक्वल टू एंगल पी लिया है, ये वाला एंगल लिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, ठीक है। और साइड 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 तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो आप तीनों साइड को देखोगे, ये तीनों साइड और ये तीनों साइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इससे भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है जनरली, प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो बीपीटी थ्योरम, और या तो प्रूफ करो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, उसको जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम फॉर्मूला या थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या होती है, हमारे पास अगर ऐसे कोई ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल की ए बी साइड्स में हम कोई पॉइंट डी ले लें, और यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एसी साइड पर जो पॉइंट ई पर कट करती है, और जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं ये हम लाइन बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसीलिए तो इसके नाम में क्या लगा हुआ है, बेसिक लगा हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये ए डी अपॉन डी बी
इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। अगर इतना बड़ा ये जो लिखा हुआ है इतने सारे ये याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है तो सिंपली देख लो कि अगर डी पैरेलल टू बी सी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ई अपॉन ए सी है। इसे बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि इसका उल्टा। अगर हमसे बोल दिए, ये दे रखा हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये होगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, अगर इस साइड का रेशियो इक्वल दिया गया है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल मानी जाएंगी। इसे बोलते हैं हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो गया, देखो क्या लिखा है पहला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसे हम बोलते हैं एब्सीसा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वाई एक्सिस को बोलते हैं हम क्या, ऑर्डिनेट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिनिश। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस यानी कि PQ, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल। बट एग्जाम में जनरली क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ P तो बताओ, लेकिन कहाँ से बताओ, ऑरिजिन से बताओ। तो वो क्या हो जाती है, D इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी कि वो बेसिकली है सेम चीज। जब ऑरिजिन से बोलता है तो पॉइंट P आपने x1 y1 माना था, जैसे ही उसने ओरिजिन बोला तो ये जो पॉइंट Q हो जाएगा, ये क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो वो सेम चीज़ है, जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो माइनस का माइनस साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। हाँ, वन यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, पर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के अलावा है नहीं, तो ये वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे और 1 मार्क्स का भी आता है, तो देख लेना। थर्ड है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कोई ये लाइन दे रखी है, इसको किसी भी पॉइंट ने यहाँ पे कट कर रखा है, ये किसी रेशियो में कट हो रही है, जैसे m1 और m2 रेशियो में कट हो रही है, तो हमसे वो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि बताओ भाई, जिसने इसको दो सेक्शन में कट कर रखा है उसके कोऑर्डिनेट बताओ पॉइंट P के। तो कैसे हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो x के कोऑर्डिनेट है वो कौन किससे आएंगे, इस वाले से आएंगे, और जो y के कोऑर्डिनेट है वो इस वाले से आएंगे। ठीक है, और यहाँ से ना एक एनसीईआरटी में, आपके सीबीएसई में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, कौन सा, ट्राई सेक्शन वाला। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ के ले गए हम 2 के लिए, वहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे दे देगा, बोलेगा कि दो पॉइंट है हमारे P और Q, इसको बीच में दो पॉइंट 3 सेक्शन में कट करते हैं। देखो हमने पढ़ा 2 के लिए यहाँ पे, और ये 3 सेक्शन में कट हो गया, ट्राई सेक्शन। तो इसमें इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे 1 1 1 में हो गया, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको ए पॉइंट दिया बी पॉइंट दिया, तो जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक m1 यानी कि 1, यहाँ से यहाँ तक m2 यानी कि 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो उस केस में हमारा m1 रेशियो m2 बन जाता है 1:2। ऑलराइट, और जब b के लिए जाएंगे तो सेम, यहाँ से यहाँ तक रेशियो हमारा m1 2 बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 बन जाएगा। तो वो वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक बार उसको भी देख लेना, बाकी मैं करवा ही दूंगा। फोर्थ है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऐसे कोई लाइन दे रखी है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, सिंपल सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये था हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जितने हमें डिस्कस करने चाहिए थे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जैसे जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या 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 चीज़ें मिस करी हैं, कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलेन, इस तरीके की चीज़ें, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हमने मिस करी हैं, क्योंकि 10th क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, नहीं भी आती हैं तो जब हम पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे,
तो उन सब से हम वो वाली चीज़ों को ग्रेस्प कर लेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे फॉर्मूले को एक फास्ट रिवीजन करना था, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। तो ये 1 से लेकर 7 तक का वीडियो यहीं पर तक था, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 7 से आगे, ट्रिग्नोमेट्री से आगे आपको बार-बार देखना है, क्योंकि जब भी मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन करने बैठते हैं तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और थोड़े टाइम के बाद एनर्जी डाउन, उसके बाद वो मिस कर देते हैं। मतलब सेकंड हाफ ऑफ द बुक बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए पार्ट 2 में सेकंड हाफ ऑफ द बुक को डिस्कस करेंगे और उस वीडियो को आपने इस वीडियो से ज़्यादा देखना है, बार-बार देखना है। तो आपका सेकंड हाफ भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।